Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग अगेन नर्स पास पेपर्स लेक्चर सीरीज। मैं नर्स के पास पेपर्स आप लोगों को कवर करवा रहा हूँगा और बाय द वे मुझे भी इत्तेफाक से देखने का मौका मिला नर्स की प्लेलिस्ट को मेरी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 220 से ज्यादा लेक्चर्स डाल चुका हूँ। यानी कि अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अभी तक नर्स के मोर देन 5000 एमसीक्यूज मैथ्स के सॉल्व करवाए हुए हैं। तो खुदारा इन लेक्चर्स को लाजमी तौर पे कवर करें बिफोर योर नेट एग्जाम, क्योंकि अगर आप नर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ऑथेंटिक नर्स के जितने पेपर्स अवेलेबल थे 2022 से मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाना स्टार्ट किया था। 2022 के जो नर्स का नेट 1 नेट 2 नेट 3 हुआ था उस वक्त 3 नेट होते थे। फिर 2023 के अंदर नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4, फिर 24 के अंदर और अभी 2025 के अंदर साथ साथ जैसे जैसे नर्स के एग्जाम्स होते जा रहे हैं मैं साथ साथ उसके पेपर्स अपलोड कर रहा होता हूँ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 अप टिल डे 11 डे 12 तक। इसके अलावा नर्स के जितने पेपर्स अवेलेबल हैं वाइडली, ये नर्स का 2019 के पेपर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने पेपर्स अवेलेबल हैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। तो मुझे अपनी प्लेलिस्ट देखने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अभी तक मोर देन 220 वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जहां पे काफी सारी मैराथन्स भी हैं, जिन मैराथन्स में मैंने एक साथ 300 300 600 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। कहीं पे मैंने 100 क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं, कहीं पे मैंने कंप्लीट फुल लेंथ पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नर्स के मोर देन 5000 एमसीक्यूज में अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं। तो अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पे कवर अप करें, इसके लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लेकर जाएं। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने कोशिश करने का अपनी तैयारी प्रॉपर करें, चाहे आप नर्स के नेट 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नर्स के नेट 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे कल को नर्स के नेट 3 की करें, या फिर अभी सर पे नर्स का नेट 4 खड़ा हुआ है इसकी तैयारी करें। तो भाई इसको करने का तरीकेकार ये है कि आप लाजमी तौर पे डेली बेसिस के ऊपर इस लेक्चर सीरीज का एक एक लेक्चर कवर अप करें, दो दो लेक्चर कवर अप करें और साथ साथ प्रॉपर अपनी तैयारी कवर अप करें। नर्स के अंदर मैथ्स का पोर्शन 100 नंबर का आएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथ्स के लिए। मैथ्स का पोर्शन 100 नंबर का आएगा तो सबसे पहले मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें, जिसमें सीक्वेंस सीरीज आता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है, जिसमें आपके पास मैट्रिसेस आता है, जिसमें आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसमें आपके पास कंप्लीट कैलकुलस आता है, जिसमें डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन भी है, लिमिट्स भी है। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सबसे ज्यादा नस के अंदर पूछा जा रहा होता है, मैट्रिसेस भी समहाउ आता है और साथ साथ बायनोमियल थ्योरम भी समहाउ आ रहा होता है। मगर ये जो टॉपिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपने तैयारी हर चीज की करनी है, मगर कोशिश करें कि पहले इन टॉपिक्स को इन चैप्टर्स को कवर करें। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी वीक है तो मैं आपको लाजमी तौर के ऊपर मेंशन करूंगा कि आप लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच के अंदर हम आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे होते हैं। ना सिर्फ आपकी बेसिक मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की, हर चीज की तैयारी कवर होगी। इधर आप नर्स की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप नर्स की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं बिजनेस मैथ्स के लिए, बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे बैचेस के अंदर कवर हो रही होती है। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, चाहे आपकी मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, या फिर अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे आपके पास कंप्यूटर का पोर्शन आता है, केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, हम आपको वो भी तैयार करवाते हैं। या फिर अगर आप नर्स के साथ आईबी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, जीआईके की कर रहे हैं, कॉमसेट्स की कर रहे हैं, तो हम आपको उन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी कवर करवा रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पर हमारा न्यू बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये बैच आपके जैसे ही भी इंटर के पेपर्स एंड होंगे उसके बिल्कुल बाद स्टार्ट हो रहा होगा, तो लाजमी तौर पे आपने इस बैच का हिस्सा बनना है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या किसके बराबर होगा। भाई अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और आगे क्या होता है प्लस के साइन के बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर रहा है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, स्पेसिफिकली स्लोप रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर y बराबर है 5 के तो dy बाई dx क्या होगा। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर y की वैल्यू
वैल्यू बराबर है 5 के, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डिफरेंस ही क्या है। डेरिवेटिव जब आप किसी कांस्टेंट टर्म का लेते हो तो आंसर क्या आता है? जीरो के बराबर। यानी कि अगर मुझे y इज इक्वल टू 5 का फंक्शन गिवन है, मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं, तो आंसर क्या आएगा? dy बाई dx की वैल्यू आएगी जीरो के बराबर। तो भाई डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट टर्म का क्या होता है? जीरो के बराबर। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर तो ये कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो डेरिवेटिव जीरो होगा, बट अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, बल्कि आप उस कांस्टेंट टर्म को पहले लिख देते हो और डेरिवेटिव जाके सिंपल वेरिएबल के ऊपर फंक्शन पे अप्लाई हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी कोई कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल या तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो या डिवीजन की फॉर्म में हो, तो हमारी लॉजिक क्या होती है? लॉजिक ये होती है कि कांस्टेंट पहले आ जाता है और डेरिवेटिव जाके सिंपल तरीके से उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन में अपोजिट काम होता है। आप दुनिया में कभी भी इंटीग्रेशन अगर किसी कांस्टेंट टर्म का लेते हो तो हमेशा याद रखिएगा आंसर कभी भी जीरो नहीं होगा। आप कभी भी कांस्टेंट टर्म की जब इंटीग्रेशन लेते हो तो बेटा होता क्या है, ये कांस्टेंट पहले आ जाता है, इंटीग्रेशन सिंपल, अंदर कुछ भी नहीं बचा तो वन बच गया, उस पर अप्लाई हो गया। और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? सिंपल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वेरिएबल वहां पे लिख दिया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आंसर क्या होता है? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वहां पे वो वेरिएबल लिख दिया जाता है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक का बहुत ज्यादा पेपर के अंदर अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर आया और वो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। तो भाई अक्सर बच्चों को लगता है आंसर जीरो होगा। अरे भाई आंसर जीरो नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगी? जरा और से सोचो, जीरो एक कांस्टेंट है, पहले आ गया, अंदर क्या बचा? वन बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बन गया। अब देखो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी? सिंपल एक्स के बराबर, और आगे जब इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होता है, जब इंटीग्रल का साइन आप रिमूव करते हो तो इंटीग्रल कांस्टेंट लिखा जाता है। तो अभी क्या बन गया? जीरो इंटू एक्स, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो खाली सी बचेगा। तो याद रखिएगा जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है? सिंपल सी के बराबर होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, तो ऑन दी अदर हैंड, चूंकि इंटीग्रेशन की बात कर ली, डेरिवेटिव की बात कर ली, तो लिमिट की बात भी कर लेते हैं। याद रखिएगा लिमिट अगर आप किसी कांस्टेंट पे अप्लाई करते हो ना, तो लिमिट कोई अफेक्ट नहीं करती कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट एज इट इज वहां पे आ जाता है। क्योंकि कैलकुलस का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट। तो डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो आंसर क्या होगा? जीरो। इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है वेरिएबल आता है। वाइल अगर लिमिट किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है? साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए। तो बेटा देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल कॉस एक्स के बराबर। अच्छा, रीसेंट ईयर्स के अंदर अभी आपके पास जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं डेरिवेटिव के, वो भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आपने लाजमी तौर पे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5। कोई मसले की बात नहीं है भाई, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको किसका? एक्स की पावर 5 का सेकंड डेरिवेटिव बताना है। तो बेटा कैसे निकालोगे इसको? बेसिक चीज है भाई, अगर मुझे एक्स की पावर 5 का सेकंड डेरिवेटिव बताना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? ये बन जाएगा 5 पावर फॉर्मूला, 5 पहले आएगा, एक्स की पावर 4 बन जाएगा। सही है, ये आपने क्या निकाल लिया? इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया। अब जब आप इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाओगे तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? 5 4 जा 20, अगेन पावर फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 एक्स क्यूब के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज के बराबर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टू। देखो भाई सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। हमेशा याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है? आप कांस्टेंट को उठा के पहले लिखते हो, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से किस पे अप्लाई हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचा तो वन बचा। तो बेटा देखो इंटीग्रेशन किसी भी जब कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही थी वेरिएबल वहां पे लिखा जाता है। प्लस के सी के साथ ये क्या आ गया? हमारा फाइनली आंसर आ गया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है बाय द वे किस चीज का? कॉनिक सेक्शन का है। एग्जामिनर कहता है इन अ कॉनिक द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डैश। अब जो बच्चे मेरे बैच के बैठे हुए होंगे मुस्कुरा रहे होंगे कि मैंने आपको तमाम थ्योरेटिकल बातें पढ़ाई भी हैं कि फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं, फिक्स लाइन क्या चीज होती है, क्या नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा किसी भी कॉनिक के अंदर फिक्स लाइन आप किसको कहते हो? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। कभी भी जब कॉनिक का जिक्र किया जाता है तो फिक्स लाइन हम किस चीज को कहते हैं? भाई फिक्स लाइन हम कहते हैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। किसको कहते हैं बेटा? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को। या फिर दुनिया में वो लाइन जो आपके एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैं आपको चंद बुनियादी बातें बता देता हूं, इनको हमेशा याद रखिएगा। कॉनिक सेक्शन से
तीन तरह के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ये पूछा जाता है कि एक्सिस क्या होता है, चाहे वो एक्सिस ऑफ पैराबोला हो, चाहे एक्सिस ऑफ एलिप्स हो, चाहे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हो। एक एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा कॉनिक सेक्शन से आता है, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, ये होता है एक्सिस का। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्सिस किसे कहते हैं? एक्सिस वो लाइन होती है जो बाइसेक्ट करती है आपके कॉनिक को। दुनिया के अंदर वो लाइन जो बाइसेक्ट करे आपके कॉनिक को, अ लाइन दैट बाइसेक्ट द कॉनिक इज नोन एज द एक्सिस। चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो सर्कल हो। भाई एक्सिस का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो आपके कॉनिक को बाइसेक्ट करे। इसको हम आसान भाषा में लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री भी यही होती है कि दो बराबर हिस्सों में मेरे कॉनिक को काट देना। तो एक्सिस कौन सी लाइन होती है? एक्सिस ऑफ पैराबोला हो, एक्सिस ऑफ इलिप्स हो, या एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हो, कि वो लाइन जो मेरे कॉनिक को क्या करे? बाइसेक्ट करे। देन हमारे पास एक और एमसीक्यू जो पेपर में आता है, ये होता है वर्टेक्स का। वर्टेक्स क्या होता है? देखो, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है, वर्टेक्स दुनिया के अंदर उस पॉइंट को कहते हैं जो कि आपके कॉनिक के ऊपर भी मौजूद होता है और आपकी एक्सिस ऑफ लाइन के ऊपर भी होता है। यानी कि वो पॉइंट कॉनिक का जो कि आपके एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि पैराबोला है, सही है? तो अब देखो, वो पॉइंट जहां पे लाइन मेरे कॉनिक को काटते हुए जा रही है ना, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स का। लेट सपोज मेरे पास अगर इलिप्स आ रहा है, तो देखो वो पॉइंट जहां पे मेरी लाइन क्या कर रही है? कॉनिक को काटते हुए जा रही है, जहां पे मेरा एक्सेस कॉनिक को काटते हुए जा रहा है, वो मेरा क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो भाई वर्टेक्स किस चीज को हम कहते हैं? वर्टेक्स किस चीज को हम कहते हैं? द पॉइंट एट विच द एक्सिस ऑफ द कॉनिक कट द एक्सिस ऑफ द पॉइंट एट विच द एक्सिस कट्स द कॉनिक। यानी कि आसान भाषा में वो पॉइंट जहां पे एक कॉनिक जो है वो एक्सिस की लाइन को क्या कर रहा हो? कट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। सिमिलरली फोकस का पॉइंट क्या होता है? फोकस बेसिकली फिक्स पॉइंट को कहा जाता है जो कि एक्सिस के ऊपर लाई करता है और ये कुछ फासले के ऊपर होता है वर्टेक्स से। ये बहुत मशहूर एमसीक्यू से पेपर में आता है कि फोकस किसे कहते हैं। भाई फोकस बेसिकली वो पॉइंट है जो आपकी एक्सिस की लाइन पे लाई करेगा और ये वर्टेक्स से कुछ फासले के ऊपर होगा। ये देखो भैया, वर्टेक्स से कुछ फासले के ऊपर होगा और एक्सिस की लाइन पे लाई करेगा। सिमिलरली लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? दुनिया में वो लाइन जो कि वर्टेक्स से कुछ फासले के ऊपर हो और ये हमेशा आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, उसको लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली लेटिस रेक्टम की लाइन क्या होती है? लेटिस रेक्टम वो लाइन है जो कि फोकस से हमेशा पास करेगी, जो कि फोकस से हमेशा पास करेगी। अगेन एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर, और आपके कॉनिक के ऊपर दोनों पॉइंट्स पे टच कर रही होती है। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत पेपर के अंदर आता है, तो खुदारा आपको मालूम होना चाहिए, पेपर के अंदर इसकी बहुत ज्यादा लॉजिक्स पूछी जाती है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, मेरान के अंदर, जीआईकेआई के अंदर ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी। और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी एसेंट्रिसिटी होती है √2। ये बुनियादी तरीन चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द कॉनिक इज कॉल्ड अ पैराबोला इफ एसेंट्रिसिटी इज नेगेटिव। अब यार वही चीज आ गई जो मैंने बताई थी, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा कॉनिक के अंदर एसेंट्रिसिटी क्या होती है पैराबोला की? आपके पास 1 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है माशाल्लाह से फिजिक्स का आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, जीरो या स्केलर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट चेक कर लेना, सही है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास के क्रॉस प्रोडक्ट आई किसके बराबर होगा? बेटा देखो, हमेशा याद रखिएगा एक बुनियादी चीज, कि कभी भी अगर आप सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो 1 के बराबर होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के बराबर। सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के बराबर। वाइल अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर। कोई भी अनसिमिलर कंपोनेंट्स आ जाए, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के बराबर। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? सिंपल तरीके से ये होता है आपके पास, सिंपल तरीके से किसके बराबर? 1 के बराबर, 0 के बराबर। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 के बराबर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? याद रखिएगा, अगर आप सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, हमेशा 0 होता है। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 के बराबर। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 के बराबर। और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो भाई ये जो चीज होती है ना, ये फॉलो करती है इस पर्टिकुलर डायग्राम को। आई से लेके जे, जे से लेके के, हम हमेशा यहाँ
यहाँ पे मूवमेंट करते हैं कैसी, क्लॉकवाइज रोटेशन की। सही है ना। अब देखो अगर मैं आई से जे पे ट्रेवल कर रहा हूं तो आंसर होगा पॉजिटिव का के। अगर मैं जे से के पे ट्रेवल कर रहा हूं इस रोटेशन को फॉलो करते हुए, आंसर होगा पॉजिटिव का आई। अगर मैं के से आई पे ट्रेवल कर रहा हूं तो आंसर होगा पॉजिटिव का जे। सही है। मगर होगा क्या, अगर मैं जे क्रॉस प्रोडक्ट आई पूछ लूं, यानी कि अगर मैं उल्टा चलूं जे क्रॉस प्रोडक्ट आई पूछ लूं तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का के। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जो आपके पास अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा थर्ड क्वांटिटी होता है, मगर ये इट ऑलवेज फॉलो दी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हमेशा किस चीज को फॉलो करता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो करता है। तो आपको ये चीज बहुत तरीके से मालूम होनी चाहिए, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या पूछा था, के क्रॉस प्रोडक्ट आई क्या होगा, तो बेटा अगर मैं के से आई पे जा रहा हूं तो आंसर होगा पॉजिटिव के जे के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द थिंग जो कि एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है, और एग्जामिनर साहब फरमा रहे हैं कि आप उनको बताएंगे। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, बच्चों वाली चीज है, आपने बता दी, सिंपल इज दैट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। अरे भाई ये वॉल्यूम ऑफ मेरा टाइपिस्ट बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा टेट्राहेड्रॉन। हमेशा याद रखिएगा टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, बेटा ये बराबर होता है v इज इक्वल टू 1/6, और आगे क्या होता है a डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस प्रोडक्ट c के बराबर। ये एमसीक्यूज अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा नस के अंदर आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने आ जाएगा या फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, सिंपल है। आप सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो भाई इस तरीके से हमारी आज की क्लास के नस के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी एग्जाम पे पहुंचते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जाम तो लाजमी तौर पे नस के पास पेपर्स को लाजमी आपने कवर करना है। जितने भी पास पेपर्स हैं आप लाजमी तौर पे उन सबको कवर करके जाओ। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मजीद पास पेपर डिजाइन करूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। स्पेसिफिकली अगर आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आप बैच का हिस्सा बनिए। बैच का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई बैच में आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स कवर होती हैं। पहले नंबर के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। थर्ड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ये टेस्ट भी हमारे पोर्टल्स के थ्रू कंडक्ट होते हैं, आप टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हो। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए ये होता है कि आपको सारे के सारे पास पेपर्स चीजें क्लासेस में कवर करवाई जाती हैं। अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है और बैच में क्या डिफरेंस है, भाई यूट्यूब पे कोई गाइडेंस थोड़ी होती है। यूट्यूब पे आपको थोड़ी पता है आपने कौन सी चीज करनी है। यूट्यूब पे आपको रीसेंट ईयर्स के पेपर्स थोड़ी पता होते हैं। यूट्यूब पे आपको रीसेंट ट्रेंड्स नहीं पता होते। तो बैचेस के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेके चला जाता है। आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कवर करवाए जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज गाइडेड फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल। चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फास्ट की कर रहे हो, चाहे आप एनईडी की कर रहे हो, चाहे जीआईके की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे बच्चों की टॉप पोजीशन है। एनईडी की लास्ट 4 इयर्स की पोजीशन हो, यूईटी की 2025 की जो तीसरी पोजीशन है गौस मोहम्मद की मेरा बच्चा है, जीआईके की लास्ट 2 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन मेरे बच्चों की है, फास्ट के अंदर 90+ का मेरिट मेरे शागिर्दों का है। तो कहने का मकसद ये कि आपने लाजमी तौर पर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम कवर करवा रहे होंगे। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। तो उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम